वेलकम टू PYQ डिकोडिंग सीरीज। वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी एंड पॉलिटी में थीम है पॉलिटिकल थ्योरी और उसके अंदर भी हम सब थीम्स कवर करेंगे। पहला थीम है द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। 2021 का क्वेश्चन अगर देखें तो दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। देखो, जब द टर्म स्टेट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की टर्म में स्टेट के लिए 4 एलिमेंट्स कंसिडर किए गए हैं। मीन स्टेट की डेफिनेशन में 4 एलिमेंट्स कवर होने चाहिए: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है लिविंग विद इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, टेरिटरी हो गया। देन देर इज सम अथॉरिटी टू गवर्न इट, मीन्स गवर्नमेंट है, एंड दैट गवर्नमेंट इज सोवरिन। सोवरिन इन नेचर मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। अब इन 4 एलिमेंट्स को हम ध्यान में रखते हुए इन ऑप्शंस को रीड करेंगे। पहला ऑप्शन है कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. Population हो गया, territory हो गया, sovereignty हो गया and government हो गया। चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ऑप्शन seems correct, but we will read other options as well. A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. अब देखो, politically organized people मतलब population है, territory है, गवर्नमेंट है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस। ये एक तरह से आपके लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक स्टेट की डेफिनेशन की, उसके लिए जो सोवरेनिटी वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। देन सी ऑप्शन, ए नंबर ऑफ पर्संस मतलब पॉपुलेशन है हु हैव बीन लिविंग इन ए डेफिनेट टेरिटरी, मतलब टेरिटरी है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन। अब देखो, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको नेशन वर्सेस स्टेट के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो, नेशन बेसिकली एक कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, स्टेट क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी रॉन्ग बिकॉज ये एक तरह से नेशन को डिफाइन कर रहा है, ना कि स्टेट को, क्योंकि सोवरेनिटी मिसिंग है यहाँ पे। ए सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन ए डेफिनेट टेरिटरी, मतलब सोसाइटी अगेन पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, विद ए सेंट्रल अथॉरिटी मतलब कोई गवर्नमेंट है वहाँ पे, एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो, 3 एलिमेंट यहाँ पे भी कवर है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, और साथ ही ये ना, ये कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हैं ना, वो अगेन डिस्ट्रक्टर का काम कर रही हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये एक तरह से गवर्नमेंट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन के बारे में बात करनी है, ना कि स्टेट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें बहुत की गई हैं, लेकिन जो मेन एलिमेंट है वो सोवरेनिटी वाला मिसिंग है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी थी। देखो कितना सिंपल, देखने में हमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लग रही हैं, बट एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको ये वाला एलिमेंट पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नॉट ए स्टेट, ठीक है, इंडिया स्टेट नहीं था। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज ए स्टेट। क्यों? क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस में इंडिया के पास सब कुछ था, मतलब लाइक बाकी एलिमेंट्स थे, अपनी पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी एंड गवर्नमेंट भी थी, ठीक है। बट इन ब्रिटिश इंडिया वी वर नॉट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। जो हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी वो क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। तो इंडिया वाज नॉट अ स्टेट बिफोर 1947, बट इंडिया इज ए स्टेट पोस्ट 1947। यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम किस चीज को स्टेट बोलेंगे, किस चीज को नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाह रही हूँ कि स्टेट मतलब यहाँ पे बिगेस वर्सेस, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ये लगेगा कि यार इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। नहीं, जब हम ये स्टेट की बात करते हैं कैपिटल लेटर एस की, तो लाइक इंडिया इज अ स्टेट। बट जब हम स्मॉल एस वाले स्टेट की बात करते हैं तो वो एक तरह से फेडरल यूनिट्स की बातें होती हैं वहाँ पे, फेडरल यूनिट्स, और कह सकते हैं कि प्रोविंशियल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जैसे 28 फेडरल यूनिट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एटसेट्रा। तो ये एक तरह से इनको बोलेंगे जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये जो राजस्थान, हरियाणा, ये अपने आप में द स्टेट नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सोवरिन और दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द
इंडियन स्टेट, क्योंकि इंडिया इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अगर ये जो फेडरल यूनिट्स है राजस्थान, हरियाणा एंड अदर स्टेट्स, ये इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ, फॉर एग्जांपल यूएन या फिर किसी अदर कंट्रीज के साथ कोई ट्रीटीज वगैरह साइन नहीं कर सकते। ओनली इंडिया और सेंट्रल अथॉरिटी कैन साइन। ठीक है, तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आप स्टेट स्टेट की बात कर रहे हो तो हमारे पास तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है और इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। होप यू गोट माय पॉइंट। अब एक काम आपको करना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना क्लास 11 की एनसीईआरटी, उसका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और चैप्टर 7 जो है नेशनलिज्म, वो भी पढ़ लेना है, बिकॉज यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट टाइम यू कैन गेट डेफिनेशन अबाउट नेशन। ठीक है, मैंने बता ही दिया, वैसे नेशन इज ए कल्चरल आइडेंटिटी, और कल्चरल आइडेंटिटी जब ओन कल्चर और वी फीलिंग की बात होती है तो वहां पे हम आइडिया ऑफ नेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, 2026 के लिए ये वाला थीम किस तरह से रिपीट हो सकता है या फिर क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो, ये एक तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक तरह से पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजिकल टर्म्स में जो डेफिनेशन है उसके बेस पे सोचना है ना आंसर करना है। बट जब हम हमारे इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि हम स्टेट को किस किस तरह से डिफाइन करते हैं। कि जैसे पार्ट 3 में बोला गया है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट टेक योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एटसेट्रा, इस तरह की चीजें हैं। तो ये जो स्टेट टर्म है ये किसको डेजिग्नेट कर रही है। ठीक है, आपको एक बार कमेंट्स में ये जरूर बताना है कि ये जो इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो व्हाट वी मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट और what we mean by the state. Please mention the article and read about that article all in one, because there can be a potential question not in only prelims but in mains as well, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जुडिशियल जजमेंट्स भी आ चुके हैं रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट और बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी वहां पर रहती हैं। सो रीड अबाउट दैट आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Constitutionalism or constitutional government as a theme has been repeated 4 times, means 4 different years, 4 different wordings, but one single answer all the time. Constitutional government जब भी कीवर्ड दिखे तो ऑलवेज आंसर इज लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट इज नॉट सुपर पावर, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी वे में काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, वो कनेक्ट होता है वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेज से। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ, ये क्या कहता है कि नो वन इज अबाउट द लॉ, इवन गवर्नमेंट हैज टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, एंड दैट लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये भी क्या कह रहा है कि जो पावर है उसको कंसंट्रेट नहीं करना, उसको सेपरेट कर देना है, टू एंश्योर दैट नो एजेंसी और नो इंस्टीट्यूशन कैन बी आर्बिट्रेरी। फंडामेंटल राइट्स, अगेन वो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिवली वर्डेड, लाइक स्टेट कैन नॉट डिनाई, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एटसेट्रा। तो वो भी एक तरह से क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी लिमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पावर को। ठीक है, फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच का पावर डिवीजन, अगेन लिमिटिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी क्या कर रहा है कि लेजिस्लेचर हैज नॉट द पावर टू अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो वहां पे भी लेजिस्लेचर की पावर्स को लिमिट किया जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू, वो भी क्या कह रहा है कि भाई एज पर आर्टिकल 13 कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड नहीं करेंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका एक ही गोल होता है, वो क्या है, लिमिटिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स। ठीक है, और जब एग्जाम में इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए तो एक टेस्ट अप्लाई करना आपको कि जो पर्टिकुलर ऑप्शन है डज दिस लिमिट और एक्सपेंड गवर्नमेंट्स पावर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑप्शन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था वो कहाँ से ड्राइव होता है। पहले क्या होता था, इन हिस्ट्री वी सी देयर यूज्ड टू बी किंग्स, और किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी। ठीक है, एंड किंग कुड एक्ट इन आर्बिट्रेरी मैनर, दे कुड टेक योर प्रॉपर्टी, दे कुड थ्रो यू इन जेल, एंड दे कुड मेक एनी लॉ, नो वन वाज देयर टू क्वेश्चन द किंग। बट देन कम्स द रेनेसेंस और एनलाइटनमेंट एरा। ठीक है, एनलाइटनमेंट एरा में बहुत सारे थिंकर्स आए लाइक जॉन लॉक, होब्स, रूसो एटसेट्रा। तो इन लोगों ने क्वेश्चन किया किंग्स की अनलिमिटेड पावर्स को कि व्हाई वन मैन शुड हैव ऑल द पावर्स। देन दीस थिंकर्स आंसर्ड दैट देयर शुड बी अ स्टेट एंड द स्टेट विल बी acting as a trust where people will be giving the state some power to protect their right to life, liberty and property. And अगर state अपनी powers को exceed करती है, means जो लोगों ने जो power दी है उसको exceed करती है, तो people have right to remove that government। और ये सब जो
पावर्स स्टेट को मिलेंगी वो कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगी? दैट डॉक्यूमेंट और दैट टूल विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जो आइडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। मतलब ये जो स्टेट एज ए ट्रस्ट, पीपल गिविंग राइट टू द स्टेट और पावर टू द स्टेट, ये एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसके अंडर कवर होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो यू शुड नो अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और ये लिबरल थिंकर्स जो हैं, जॉन लॉक, होब्स, रूसो, इनके भी नाम सबको पता होना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में पॉलिटिकल थ्योरी वाले जो सेक्शन में कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगेन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे बैक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A constitutional government is one which places effective restrictions on individual liberty in interest of state authority। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात होती है और स्टेट अथॉरिटी को लिमिट करने की बात होती है, रेस्ट्रिक्ट करने की बात होती है। तो ये आइडिया तो अपोजिट हो गया ना एक तरह से, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन, प्लेसेस effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty। यही आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन 3, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन। 2020 में क्वेश्चन आया, कितना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग पता है, वही डेफिनेशन है, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट मींस। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहिए हमेशा ऑप्शंस को। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, कहीं पे भी इनमें ये पावर लिमिटेशंस की बात तो नहीं हो रही ना। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होने के बाद भी लेजिस्लेचर आर्बिट्रेरी हो सकता है नेचर में। पॉपुलर गवर्नमेंट, अगेन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज लोगों को लगेगा पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से कंफ्यूज कर सकते हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में या फिर पॉपुलर गवर्नमेंट में भी मोब रूल हो सकता है, वहां पे भी मेजोरिटी गवर्नमेंट हो सकती है, मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, और वो मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑल पावरफुल हो सकती है। ठीक है, अगर जुडिशियल रिव्यू या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट की लिमिट्स के बारे में बात नहीं की जाए, थ्रू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा। ओके, तो और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये भी आइडिया मतलब वही है कि मल्टीपल पार्टीज भी मिलके हो सकता है, ऑल पावरफुल हो सकती हैं। तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अगेन यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, वर्ड मीन्स, आंसर सेम ही आना है। क्या? ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अभी हमने पीछे देखा था ना कि कौन लिमिट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कर रहा है ना। ठीक है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और स्पेसिफिकली पॉलिटी में, बिकॉज अभी आगे देखेंगे, बेस्ट, रिफ्लेक्ट, चीफ और मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कहीं पे लिमिटेड गवर्नमेंट की तो बात हुई नहीं ना, तो ऑप्शन विल बी रॉन्ग। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, यहाँ पे भी पावर्स की बात हुई है, लिमिटेशंस की कोई बात नहीं हुई है। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, यहाँ पे भी अगेन पावर्स की बात हुई है, कोई लिमिटेशंस की बात नहीं हुई। और ये हमें पता है कि हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर का एक फीचर है, और ये जो गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर्स, ये प्रेसिडेंशियल। तो ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं और दोनों रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज डी, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है। एक पर्पज तो जैसे अभी हमने बात कर दी कि लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करना, लेकिन सिर्फ एक ही पर्पज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल फंक्शंस प्ले करता है, और ये आपको जो एनसीईआरटी 11th वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, वो आपको रीड करनी चाहिए। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और दैट टॉक्स अबाउट द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। अब देखो सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे यहाँ पे। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि भाई लॉज क्यों बनानी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, एटसेट्रा, जैसे आइडिया ऑफ डीपीएसपी हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं आंसर। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में सब मेंशन होता है कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस के पास पावर्स होंगी। तो इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, ये भी पर्पस तो है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी पर्पस है। अभी हमने देखा पावर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है और लिमिट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। यस, पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उनका क्या इंटेंशन है? जस्टिस, इक्वलिटी, सिक्योरिटी, यही सब है। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है क्वेश्चन की कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पज। सारे पर्पज ठीक है, लेकिन जो बेस्ट
ऑप्शन है उस पे जाना है। देखो ये आपके जेनरिक ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो यही है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि लिमिट करना पावर को बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन भी जब किंग होता था तो गवर्नमेंट तो उसके पास भी होती थी, किंग भी ये सारे पर्पज सोल्व करने की कोशिश कर सकता था या करता था, बट लिमिट करने वाला कोई नहीं था पावर्स को। फिर उसी के बाद याद होगा मैग्ना कार्टा आया फर्स्ट टाइम अराउंड 1215 में, ठीक है, इन इंग्लैंड में। तो वो मैग्ना कार्टा एक तरह से क्या वहाँ उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन ही था, ठीक है। ध्यान रखना कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट।